बजट 2020 आने वाला है और मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत इंटरेस्टेड होंगे ये जानने में कि इस साल बजट में क्या आएगा और उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि इस साल हमें क्या बाइंग करना है, क्या सेल करना है। और बहुत बार आपने देखा होगा कि बजट तो बाद में आता है और बजट आने से पहले प्री बजट रैली होती है जिसमें मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे जाती है, क्योंकि हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स बिना सोचे समझे कुछ एक्सपेक्टेशंस के बेस पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब बजट आता है उसके बाद हम एक दो छोटे से पॉइंटर्स के बेस पे बाइंग या सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वीडियो लाने का मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपको बता सकूं कि हमें बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए और जब बजट आएगा तो आप बजट के रिजल्ट से ये एक्सपेक्टेशंस को मीट करके देखेंगे कि आपका एक्सपेक्टेशन मीट हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए, सेल करना चाहिए। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम डिफाइन करेंगे कि हमारे इस साल वाले बजट में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए और वो एक्सपेक्टेशंस एज अ इन्वेस्टर हमें कैसे इफेक्ट करते हैं। दोस्तों, बजट्स के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन से नंबर्स को देखना चाहिए जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। इकोनॉमिक सर्वे नॉर्मली बजट से एक दिन पहले आता है, जो हमें बताता है कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया था, कौन कौन से नंबर्स को एज ए टारगेट सेट किया था और वो नंबर कितना अचीव हुए इस साल में, अगर नहीं अचीव हुए तो कितना वो ऊपर नीचे हुए। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं वो 3 टारगेट जो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर सेट किए थे और उसके नंबर्स की उसका एक्सपेक्टेशन क्या है आने वाले इकोनॉमिक सर्वे में। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट जो हर गवर्नमेंट हर बजट में सेट करती है, जिसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट हमें बताता है कि गवर्नमेंट का खर्चा कितना हुआ और इनकम कितनी हुई, और खर्चा कितना ज़्यादा था इनकम से, और वो जो गैप होता है, जितने परसेंट का गैप होता है, उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और हर गवर्नमेंट हर बजट में अपना फिजिकल डेफिसिट का टारगेट सेट करती है। जैसे कि अगर मैं पिछले बजट की बात करूं तो गवर्नमेंट ने बोला था कि हमारा फिजिकल डेफिसिट का टारगेट इस साल 3.3% रहेगा। लेकिन अगर हम कुछ एनालिस्ट की बात करें तो बहुत से एनालिस्ट की रिपोर्ट से हमें यह पता चलता है कि इस बार बहुत सा ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारा फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट था वो ओवरशूट हो जाएगा। और ये एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि इस बार जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो 3.4 से लेकर 3.7 या 8% के बीच में रहेगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट बहुत तरीके के एक्सपेंडिचर करती है जो बहुत जरूरी होते हैं कंट्री को रन करने के लिए, और वो एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से तो पैसा आना चाहिए। तो वो पैसा गवर्नमेंट को मेनली 2 जगह से आता है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि हमें इनकम टैक्स से जो हम गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, और सेकंड होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि जीएसटी। और जीएसटी में भी आपको पता है कि 2 चीज़ें होती है, सेंट्रल जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठी करती है और दूसरा होता है स्टेट जीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठी करती है। तो अगर मैं लास्ट ईयर वाले बजट की बात करूं तो गवर्नमेंट ने एक एस्टिमेट दिया था कि इस साल उनको 11.19 लाख करोड़ रुपीस इनडायरेक्ट टैक्सेस से इकट्ठे होंगे, और इस अमाउंट में से 5.26 लाख करोड़ उनको सेंट्रल जीएसटी से इकट्ठे होंगे। अगर हम इस टारगेट की बात करें तो नवंबर 2019 तक गवर्नमेंट के पास 3.26 लाख करोड़ रुपीस इकट्ठे हो गए थे सेंट्रल जीएसटी से। तो ये तो आने वाला इकोनॉमिक सर्वे हमें बताएगा कि जो बाकी बची हुई अमाउंट है वो गवर्नमेंट बाकी के महीनों में कवर कर पाती है कि नहीं कर पाती, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे फिजिकल डेफिसिट बढ़ने के फिर से चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल तक हमारी इंडियन इकोनॉमी वन ऑफ द वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। अगर मैं अभी के नंबर्स की बात करूं तो हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट 4.5 to 5% के बीच में बढ़ रही है। लेकिन लास्ट बजट जब आया था तो हमें टारगेट दिया गया था 7 to 8%। तो ये भी हमें आने वाला बजट ही बताएगा कि इस साल के कितने एस्टिमेट्स हैं और वो एस्टिमेट्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप उठाने के बारे में सोच रही है। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो थोड़े से प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी में आए थे उसके पीछे मेन रीजन क्या था। तो अगर मैं मेन रीजन की बात करूं तो मेन रीजन था कि कंजम्पशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। इंडिया में जो रूरल इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है ओवरऑल जीडीपी में, और अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो वहाँ पे कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ था, जिसके चलते मॉनेटरी पॉलिसी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो आरबीआई के हाथ में होती है, जो बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करती है। तो आरबीआई ने बार बार इंटरेस्ट रेट को कट करके ये कंजम्पशन को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ट्राई की थी। अब उस रेट को थोड़ा सा और नीचे लेके जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आरबीआई के लिए, और जब भी मॉनेटरी पॉलिसी अपना पूरा काम कर लेती है तो उसके बाद जो पूरा कंट्रोल होता है फिजिकल पॉलिसी के पास जाता है। फिजिकल पॉलिसी जो मेनली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो फिजिकल पॉलिसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बजट कैसे आएगा और बजट वो कैसे उन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैटर करेगा और उनको कैसे सॉल्व करेगा। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इकोनॉमी की, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा टारगेट्स के बारे में बताया कि गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर क्या टारगेट सेट किए थे
और उसके अकॉर्डिंग अभी तक वो टारगेट कितने अचीव हुए और एग्जैक्ट नंबर का पता जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा हमें तभी चलेगा। अभी जो हम पहले बात कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पेकुलेशन की बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर जब 31 जनवरी 2020 को हमारा इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि टारगेट्स को कितना अचीव किया गया है और कितना वो टारगेट्स ओवरशूट हुए हैं। तो इन सब बातों के बाद चलिए अब बात करते हैं वो 3 एक्सपेक्टेशंस की जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा करते हैं बजट से, और वो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में वो एक्सपेक्टेशंस कितना मीट होने वाली हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले एक्सपेक्टेशन की, जो मेरे और आपके जैसे टैक्स पेयर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा रखते हैं जब भी बजट आता है, और वो एक्सपेक्टेशन होता है कि इस बार इनकम टैक्स में थोड़ा सा कमी की जाएगी या उसके स्लैब में थोड़ा सा कम किया जाएगा, उसका स्लैब बढ़ाया जाएगा ताकि हमें थोड़ा सा कम टैक्स पे करना पड़े। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल सही से नहीं बता सकता कि इसमें कम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन हम 2-3 पॉइंटर्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि इस बार क्या होने वाला है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंटर की जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ा सा कमी हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो मेन प्रॉब्लम अभी तक इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा सा था वो था कंजम्पशन का, कि कंजम्पशन में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ था इंडियन इकोनॉमी में, और जब भी कंजम्पशन नीचे को जाता है तो सारे सेक्टर्स बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट होते हैं। तो ये कंजम्पशन बढ़ाने के लिए पहले ही मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कम किया गया था, लेकिन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया कंजम्पशन पे। तो इसके अलावा बोला जाता है कि जब भी इनकम टैक्स कम किया जाता है तो कॉमन लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा जाता है, और जब कॉमन लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा जाता है तो वो ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं। जब वो ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं तो जो कंपनीज की चीज़ें वो खरीदते हैं उनमें एक बूस्ट मिलता है और ओवरऑल इकोनॉमी ऊपर की तरफ जाती है, मतलब कि कंजम्पशन ऊपर को बढ़ता है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक बहुत सिंपल सा फैक्ट लेके आना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि इनकम टैक्स कम करने से कंजम्पशन एकदम से बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा मिसकंसेप्शन होता है मेरे और आपके जैसे लोगों के दिमाग में। अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं कि ओनली 6% ऑफ एंटायर इंडियन पॉपुलेशन टैक्स पे करती है, ये बहुत छोटा सा नंबर है। तो अगर इस नंबर को गवर्नमेंट थोड़ा सा टैक्स रेट कर भी देती है, इनकम टैक्स थोड़ा कम भी कर देती है, तो उसका इंपैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत कम आएगा। ओवरऑल इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं है कि सिर्फ इनकम टैक्स कम करने से पूरा कंजम्पशन ऊपर को चला जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं एक और पॉइंट की बात करूं, आपको पता होगा कि थोड़ा टाइम पहले इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की थी। उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया था, इसके अलावा जीएसटी को भी कम किया गया था बहुत सी सर्विसेज के ऊपर। और जब भी गवर्नमेंट टैक्स में कुछ चेंजेस करती है तो गवर्नमेंट के पास जो कलेक्शन होता है उसमें बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो ये जो दो चीज़ें जो निर्मला सीतारमन ने इस साल की थी उनकी वजह से इंडिया के टैक्स कलेक्शन में 1.45 लाख करोड़ का इम्पैक्ट आया था। तो ये देख के हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि गवर्नमेंट और कट लेगा टैक्स के ऊपर, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स को थोड़ा कम करेगा तो गवर्नमेंट के कलेक्शन के ऊपर और बुरा असर पड़ेगा, और अगर गवर्नमेंट का कलेक्शन कम होगा तो फिजिकल डेफिसिट ऊपर को जाएगा। अगर फिजिकल डेफिसिट ऊपर को जाएगा तो इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उसका सर्कल में घूम फिर के नेगेटिव इंपैक्ट एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर, एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर आपके ऊपर ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि बजट में उससे रिलेटेड कैसे डिस्कशन होता है और उससे रिलेटेड कैसे अनाउंसमेंट निकल के आता है। तो मैंने आपको अभी ये बताया कि टैक्स कट से बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ऊपर को जाएगा। तो कंजम्पशन ऊपर को लेके जाने के लिए थोड़ी ऐसी स्कीम्स, ऐसी अनाउंसमेंट्स को लेके आना पड़ेगा जो ज़्यादा लोगों में फैल सके, क्योंकि जब ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदना शुरू करेंगे। जब वो ज़्यादा बाइंग करना स्टार्ट करेंगे तो कंपनीज़ को प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, जो ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। तो इस बजट में हमें देखने को मिल सकता है कि गवर्नमेंट कुछ सेक्टर स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स को लेके आए। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट कौन से सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, ज़्यादा कॉमन लोगों के हाथ में पैसा दिया जाए। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि उन सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए जो ज़्यादा इंप्लॉयमेंट इंटेंसिव होते हैं, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा इंप्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्री होगी वहाँ पे ज़्यादा लोग उस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड होंगे। तो जब भी पैसा गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर सेक्टर को देती है तो पैसा नीचे तक कंपनीज तक आता है और कंपनी से निकल के वो लोगों तक आता है जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि 3 मेन इंडस्ट्रीज जो कि बहुत ज़्यादा इंप्लॉयमेंट इंटेंसिव है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन 3 सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और हम देख सकते हैं कि ये 3 सेक्टर से रिलेटेड कुछ सेक्टर स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं इस बजट में। दोस्तों मैंने इन सेक्टर्स का नाम इसलिए लिया क्योंकि इन 3 सेक्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स है जो हमें बताते हैं कि ये सेक्टर अभी तक बहुत ज़्यादा डाउन टर्न में है। जैसे कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूँ तो डेटा बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी 3% से ग्रो होता है, जो पिछले 13 साल का सबसे लोएस्ट नंबर है। इसके अलावा अगर मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करूं तो अब वो अभी 3.3% से ग्रो हो रहा है।
तो अगर मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करूं तो वो अभी सिर्फ 3.3% से ग्रो हो रहा है, जो बहुत ही छोटा नंबर है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट इस चीज़ में ध्यान दे और हमें देखने को मिले कि ये 2-3 सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया और कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट किए गए इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में। चलिए अब मैं बात करता हूँ थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। हम बहुत बार सोचते हैं कि हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो PSU होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही है या जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट हो गया है, क्योंकि ये सब फैक्टर्स आपके एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूं कि जब भी गवर्नमेंट रेट कट करती है और गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट को मेंटेन करना है कि इकोनॉमी में सही टाइम पे बूस्ट होता रहे, और जिसके लिए उनको एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए बहुत बार कंपनीज का डिसइन्वेस्टमेंट करती है। अगर मैं डिसइन्वेस्टमेंट को आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट उनमें से अपना स्टेक सेल करती है, जिससे गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा आता है। और गवर्नमेंट ने नॉर्मली हर बार बोला है कि वो डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि पहले ट्राई किया गया था कि एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट की जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई। तो इस बजट में हमें शायद देखने को मिल सकता है, और ऐसा होना भी चाहिए कि गवर्नमेंट एक टाइम बाउंड डिसइन्वेस्टमेंट प्लान लेके आए कि वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिसमें गवर्नमेंट सोच रही है कि उनको डिसइन्वेस्टमेंट करना है, और अगर डिसइन्वेस्टमेंट करना है और कितना करना है, मतलब ये क्लियर टारगेट होना चाहिए डिसइन्वेस्टमेंट का, ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स भी उस टारगेट के ऊपर बेस करके अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकें। तो दोस्तों ये सब पॉइंटर्स के अलावा मैं आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर बताता हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग भी मिलेगी। अगर मैं एक नंबर की बात करूं, एक नंबर होता है नॉमिनल GDP और एक नंबर होता है रियल GDP। नॉमिनल GDP वो होता है जिसमें इन्फ्लेशन को इंक्लूड किया जाता है, और जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर एक चीज़ बड़ी होती है उसमें से हम इन्फ्लेशन को निकाल दें तो वो अपना होता है रियल ग्रोथ, जो हमें बताती है कि इन्फ्लेशन को निकालने के बाद अपनी कितनी ग्रोथ हुई है। जो मैंने आपको नंबर स्टार्टिंग में बताया था, मैंने आपको रियल GDP ग्रोथ के बारे में बताया था, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ नॉमिनल GDP में कितना ग्रोथ हुआ है और वो परसेंटेज कितना कम हुआ है, कितना ऊपर हुआ है। तो अगर मैं जुलाई 2018 की बात करूं तो उस टाइम पे इंडिया की नॉमिनल GDP की ग्रोथ थी 12.6%। अगर मैं जुलाई 2019 की बात करूं तो वो नॉमिनल GDP की ग्रोथ कम होके हो गई है 7.9%। तो GDP थोड़ा नीचे को हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है कंजम्पशन को बढ़ाया जाए, जिससे फार रीचिंग इम्पैक्ट अपनी इकॉनमी में पड़े, ताकि कंजम्पशन अगर हमारी बढ़ेगी तो हमारी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा, अगर इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा तो ओवरऑल इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो दोस्तों एक पूरा साइकिल होता है जिसमें गवर्नमेंट पूरा ट्राई करेगी कि इस बार जो बजट आएगा उसमें से फिजिकल पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि जो हमारी इकोनॉमी जो थोड़ी सी नीचे गई थी वो वापस अपने ट्रैक पे आ जाए। तो दोस्तों ये जो मैंने वीडियो बनाई थी प्योरली एक ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई थी कि जैसे हर इंडस्ट्री का एक एक्सपेक्टेशन होता है बजट से, वैसे ही एक रिटेल इन्वेस्टर, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हैं, आपका भी एक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बजट से रिलेटेड, और आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना है और वो एक्सपेक्टेशन के पीछे क्या क्या लॉजिकल पॉइंट है कि वो एक्सपेक्टेशन पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो हमने पूरे पॉइंट्स डिस्कस किए, जो हमने पूरे टारगेट डिस्कस किए, जो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर बोला था, वो इकोनॉमिक सर्वे बताएगा कि वो अचीव हुए या नहीं हुए, और बजट में कौन कौन सी अनाउंसमेंट होने वाली हैं उसके बारे में हम सिर्फ एक स्पेकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन क्या अनाउंसमेंट होंगी वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हमें आने वाले बजट के टाइम में बताएंगे कि क्या क्या अनाउंसमेंट होगी। तो आप अपनी एक एक्सपेक्टेशन अभी से सेट कर सकते हैं, फिर वो एक्सपेक्टेशन के अराउंड आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, आप पढ़ के देख सकते हैं कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है और जिसके बारे में इस बार कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है वो आपकी इन्वेस्टमेंट को कैसे इंपैक्ट करता है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि प्री बजट रैली में मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक स्पेकुलेशन होती है, और बहुत से रिटेल इन्वेस्टर उस टाइम पे अपना पैसा बहुत ज़्यादा गवा देते हैं, और बहुत से रिटेल इन्वेस्टर बजट आने के अगले दिन रैंडमली इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ये सुन के कि ये महंगा हो गया, ये कम हो गया। तो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकल के अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करना है, और अपनी इन्वेस्टमेंट में देखना है कि कौन सी कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में फॉल होती है, और वो इंडस्ट्री से रिलेटेड इस बजट में क्या क्या एक्सपेक्टेशन होने वाले हैं, और वो एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या क्या अनाउंसमेंट किए। ये पूरी एक थोरो रिसर्च करने के बाद फिर ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करें। कभी भी किसी रैली में, किसी मोमेंटम में जाके अपने पैसे को खराब बिल्कुल मत करें। तो दोस्तों ये जो हमने पूरी वीडियो बनाई थी प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करते कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है या टारगेट अचीव हुए हैं नहीं हुए, क्योंकि ये सब चीज़ें फैक्ट बेस होती हैं। जब फैक्ट आएंगे तभी हम इनके बारे में पता चलेगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपका बजट 2020 से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है और वो कैसे आपके इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 2 से 3 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर लेके आते हैं, जो आपको एक बहुत अच्छा और एक बहुत ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
हैप्पी इन्वेस्टिंग।